गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण में पाठ 10 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह क्या होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, बोलते समय हमें किसी विशेष शब्दों पर बल देने के लिए या अन्य कामों या किन्हीं को छोड़कर आवाज को धीमा या तेज करने के लिए या विशेष लहजे को अपनाकर हम अपनी बातों को अत्यंत स्पष्ट और प्रभावशाली रूप से कह पाते हैं। लेकिन लेखन कार्य में हम इस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ विराम चिन्हों को स्थापित किया गया है। तो सबसे पहले जान लें विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना या ठहराव। अर्थात जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो उस वाक्य के बीच में मध्य में जो ठहराव करने के लिए हम कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोजन करते हैं उसे विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि ठहरने के लिए या रुकने का संकेत देने के लिए जिन संकेती चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 विराम चिन्हों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से क्रमशः पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम अर्थात पूरी तरह से वाक्य की समाप्ति हो जाना। अर्थात जब कोई वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो उसके अंत में जो संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं, जो विराम चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। जैसे आज बहुत गर्मी है, आप देख सकते हैं इसका सिंबल, इसका संकेत है एक खड़ी पाई जो पूर्ण विराम का रूप बताती है। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ और कब कैसे किया जाता है? यदि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, हाँ नहीं, तारीख अथवा विस्मय कथन से पूर्व हम इन जगहों पर या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए हम अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम कम से कम समय के लिए प्रयोग किया जाता है कि जिससे हम अपने बात में निरंतरता स्थापित करें। लेकिन यदि कोई बीच में संज्ञा शब्द आ जाए या सर्वनाम शब्द आ जाए अथवा क्रिया आ जाए या विशेषण आ जाए या कोई ऐसा कथन आ जाए, वहां पर हम इस प्रकार के चिन्हों का विवरण रखते हैं जो इस रूप में दिखाई देता है। तीसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम अर्थात पूर्ण विराम से कम किंतु अल्प विराम से अधिक देर तक ठहरने के लिए हम जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे अर्ध विराम के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने रोटी और सब्जी खाई, भाई ने पुलाव और दाल खाया। इस प्रकार से जब हम पूर्ण विराम से कम लेकिन अल्प विराम से अधिक समय तक के लिए रुकने के लिए प्रयोग करते हैं तो ऐसे चिन्हों को अर्ध विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग हम किसी से प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उसके अंत में लगाया जाने वाला संकेत चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। उसके अंत में हम इस प्रकार से संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कौन है, इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा गया है। पांचवा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, अर्थात विस्मय का अर्थ ही होता है आश्चर्य प्रकट करना। अर्थात आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, विभत्स घटनाओं को प्रकट करने के लिए या मनोभावों को प्रकट करने के लिए हम जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे वाह, तुमने तो पढ़ना भी शुरू कर दिया। इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां भी विस्मय चिन्ह आए उसके तुरंत बाद ही इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य के बीच में प्रयोग नहीं होता है, बल्कि वाक्य के प्रारंभ में ही विस्मय सूचक शब्द के साथ ही प्रयोग किया जाता है। छठा है योजक या विभाजक चिन्ह। योजक अर्थात जोड़ने के लिए, विभाजक में अर्थात अलग करने के लिए। यदि दो शब्दों के बीच में हम जोड़ते हैं या उनको अलग करते हैं तो वहां पर योजक या विभाजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो छोटे से डैश के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें विपरीत लिंग के लिए भी प्रयोग करते हैं, जैसे माता पिता, या समान
शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे साथ साथ, धीरे धीरे, उनके बीच में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ऊपर नीचे विभाजक शब्दों के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, अर्थात विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों के मध्य में भी इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता हमारे हितैषी हैं, माता पिता के बीच में जो चिन्ह छोटा सा लगा हुआ है, यह विभाजक या योजक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। 7वां है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग आदेश, निर्देश या नाटक के लिए प्रयोग किया जाता है। यह भी योजक चिन्ह की तरह ही होता है, लेकिन इसका प्रयोग लंबे डैश के रूप में करते हैं। जैसे राजा, तुम्हें क्या कष्ट है द्वारपाल, राजा के बाद जो चिन्ह लगा हुआ है लंबे से डैश के रूप में, वह निर्देशक के चिन्ह के रूप में आता है। या इस प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित हैं, इसके अंत में भी हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। साथ ही 8वां है उद्धृत चिन्ह। उद्धृत चिन्ह अर्थात विशेष शब्द या किसी विशेष सोच को बताने के लिए अथवा किसी कथन को जस का तस लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक इकहरा उद्धृत चिन्ह होता है और दूसरा दोहरा उद्धृत चिन्ह होता है। इकहरे उद्धृत चिन्ह में उस वाक्य के प्रारंभ में एक जो है उद्धृत चिन्ह लगाया जाता है, फिर लास्ट में एक उद्धृत चिन्ह से ही बंद किया जाता है, जबकि दोहरे उद्धृत चिन्ह में 2 उद्धृत चिन्ह लगाए जाते हैं, प्रारंभ में भी और अंत में भी। तो इकहरे उद्धृत चिन्ह में विशेष शब्द या किसी सोच को बताने में प्रयोग करते हैं। जैसे गीता में कर्मयोग की बात लिखी हुई है, यहाँ गीता एक शब्द है, उसको हम इकहरे उद्धृत चिन्ह में बंद कर दिए हैं। दूसरा है दोहरे उद्धृत चिन्ह में किसी कथन को जस का तस उतारने के लिए, यदि किसी ने कोई कथन कहा है तो उसको ज्यों कहते हैं लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और अपनी बात कहने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं सदा अहिंसा का पालन करूंगा, मैं हमेशा अहिंसा का पालन करूंगा, अर्थात जैसा मैंने कहा है वैसा ही यहाँ पे लिखा गया है, अपने कथन को, अपनी बात को कही गई है। 9वां है हंस पद। हंस पद का चिन्ह इस प्रकार से लगता है और इसका प्रयोग वहां पे होता है कि वाक्य में यदि कोई शब्द लिखते समय छूट जाए या कोई त्रुटि हो जाए या कोई गलती हो जाए, तो हम उसके जगह पे इस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं और उसके ऊपरी वाली लाइन पे हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे टुटपूरक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। कई पुस्तकों में हंस पद मिलता है और कई पुस्तकों में टुटपूरक चिन्ह के नाम से भी यह जाना जाता है। तो हम इसको इस चिन्ह का प्रयोग करके उस छूटे हुए शब्द को ऊपर की लाइन में लिखते हैं, लेकिन भूल कर भी हम इसे नीचे की लाइन में नहीं लिखते हैं। यदि नीचे की लाइन में लिखा जाएगा तो यह दूसरी लाइन का माना जाएगा अथवा वहां वह गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई गलती होती है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करके उसके ऊपर की लाइन में लिखते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत मेहमान आए हैं, इसमें से छूट गया है दूर से, इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर लाइन में लिख दिया गया है दूर से मेहमान आए हैं। 10वें नंबर है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह जो नाटक, एकांकी या हाव भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नाटकों में इसका काफी प्रयोग होता है, काफी प्रचलन होता है, चाहे वह नाटक पूर्व हो या एकांकी हो, तो उसमें विशेष हाव भाव या विशेष रूप को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग हम कर लेते हैं, या विशेष बातों को प्रकट करने के लिए। जैसे सैनिक, जोश से कोष्टक में हो जाएगा और हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। आगे भारत माता की जय। दूसरे में आप समझ सकते हैं रोगी बच्चा। रोगी जो बच्चा होता है वह बहुत तेज आवाज नहीं होता, इसलिए ब्रैकेट में उसके मरीज सी आवाज लिखे, मतलब बहुत धीमी आवाज, इसको कोष्टक में बंद कर लेंगे। फिर उसके आवाज जो होता है उसे हम आगे उसके शब्दों को लिखेंगे। 11वां नंबर है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक शब्द भी इसको कहते हैं। यह आजकल बहुत प्रचलन में आ रहा है कि हम किसी बड़े शब्द को छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखने का प्रचलन प्रारंभ कर दिए हैं, जिनमें हम किसी शब्द को लिखते हैं तो उसके एक वर्ड को लिखकर उसके आगे हम शून्य का इसका संकेत दे देते हैं,
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्री, फिर शून्य है, फिर पर शून्य है, फिर उ है, फिर शून्य है। इसका अर्थ यह होगा कृपया पन्ना उलटिए। इतने बड़े शब्द को लिखने के लिए हम केवल इन छोटे से लाघव शब्दों के रूप में प्रयोग कर लिए। जैसे पंडित को आजकल इस तरह से लिखा जाता है, डॉक्टर को भी इस तरह से लिखा जा रहा है। तो इस प्रकार से आज आपने विराम चिन्हों के बारे में सुना, समझा, जिनमें 11 विराम चिन्ह हैं। पहला है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयार्थ बोधक, योजक या विभाजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धृत चिन्ह, हंसपद, कोष्टक चिन्ह और लाघव चिन्ह। तो इसके संकेत भी आप याद रख लेंगे। इसका प्रयोग कहाँ कैसे होता है इसको भी आपने सीख लिया। और विशेष इसके चिन्हों को जानने के लिए आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं किस प्रकार से चिन्ह बने हुए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।